मोस्ट डिमांडिंग वीडियो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये वीडियो मैं ले तो आई हूँ अब, लेकिन देखती हूँ आप कितना सारा प्यार इस पर लुटाते हो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इसमें हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस में पूरी बुक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही शॉट में, वो भी क्विक रिवीजन के साथ, और सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। इतने अच्छे नोट, वेल एक्सप्लेन्ड ऐसे नोट तो आपको कहीं नहीं मिल सकते। आपको फ्री नोट्स भी इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए थे इंपॉर्टेंट, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, प्लास्टिक मनी हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो क्वेश्चन भी आज इसमें अच्छे से कवर होने वाले हैं। तो ये होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म आती है वो आती है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से आप क्या समझते हो? देखो, कंप्यूटर को डेवलप करने में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत लोग आते गए, इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते गए, लेकिन जो फादर ऑफ कंप्यूटर को जाना जाता है वो जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है ये फादर ऑफ कंप्यूटर थे। अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल का मतलब जो प्रोग्राम करता हो, जो काम करता हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। तो कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हमने क्या बोला कंप्यूटर से कि कंप्यूटर जी 2 × 2 कितना होता है? तो हमारा ये रॉ डेटा था जो हमने कंप्यूटर में रखा, डाला। फिर कंप्यूटर ने क्या किया, उस रॉ डेटा को प्रोसेस किया। हमने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी ना, जैसे कि 2 × 2 कितना होता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए उसने अपने डेटा को प्रोसेस करा और फिर हमें प्रोड्यूस किया रिजल्ट दिया 4। 2 × 2 क्या होता है? 4। किस रूप में? आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? हमसे इनपुट लेता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उन्हीं इंफॉर्मेशन पे, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे ये प्रोसेस करता है डेटा को, और फिर हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। एक ऐसा ही डिवाइस क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। और कंप्यूटर के पास ना डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी है, एबिलिटी है। वो हमारे डेटा को क्या करके रख सकता है? अपने पास स्टोर करके रख सकता है। रिट्राइव का मतलब होता है रखे हुए डेटा को दोबारा से ऑब्टेन करना। हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेव की थी, अब दोबारा से हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? रिट्राइव। एंड ये हमारे डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, जैसे कि अभी मैंने नीचे बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो टॉपिक आया है हमारा वो आया है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन का मतलब कैसे कैसे बदलाव आते गए, कैसे कैसे चेंजेस आते गए कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम इंसान पहले क्या हुआ करते थे? बंदर हुआ करते थे ना। वैसे ही धीरे धीरे हम में बहुत सारे चेंजेस आए और आज हम यहाँ पे हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे चेंज आए, उसमें कौन कौन सी जनरेशन्स रही। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जब कंप्यूटर का दौर चल रहा था, उसमें जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की वो चली थी 1940 से 1956 के बीच में। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से 1956 के बीच में चली थी। अब उस ज़माने में हम जो टेक्नोलॉजी थी ना, टेक्नोलॉजी के नाम पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। उस समय के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, कमरे जितने बड़े हुआ करते थे, जिससे उनकी जो कंजप्शन लगती थी ना, जो बिजली की खपत लगती थी, वो भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कंप्यूटर ही इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है। और उनमें ना कमियाँ थी बहुत सारी। वो बहुत सारी कंजप्शन एक तो खाते थे, ऊपर से लो स्पीड में काम करते थे। जो आज का कंप्यूटर है उसकी स्पीड देखिए, वो पर सेकंड में कितने सारे कैलकुलेशन को कर सकता है। तो आज के मुकाबले जो पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा लो हुआ करती थी, और उनकी जो प्रोग्राम करने की कैपेबिलिटीज़ थी, कहने का मतलब जो उनके गुण थे वो कुछ ही थे, लिमिटेड थे, वो कुछ ही कार्य को कर सकते थे। तो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ भी कम थी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ENIAC, ठीक है। ये पुराने ज़माने का कंप्यूटर था। इस समय हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे? वैक्यूम ट्यूब्स का। ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर आई हमारी सेकेंड जनरेशन। अब देखो,
जब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है तो हम जब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो चीज़ें बेहतर ही तो हो रही होंगी ना। अब वही पढ़ेंगे। देखो अब क्या हुआ, दूसरा इसका जनरेशन आई जो कब से चली, 1956 से 1963 के बीच में चली। इस समय जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो थी हमारी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के आने की वजह से, ये टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो कंप्यूटर की स्पीड थी ना वो थोड़ी फास्ट हो गई थी। ये थोड़े छोटे हो गए थे साइज़ में और ये बिजली की खपत भी कम ले रहे थे और इनकी जो प्रोग्राम करने की कैपेबिलिटीज़ थी वो भी इम्प्रूव हो गई थी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है IBM 1401, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन कब से कब तक आई, धीरे धीरे और अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो अब हमारे कंप्यूटर क्या हुए और डेवलप हुए। तो 1964 से 1971 के बीच में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट लगाने से कंप्यूटर जो साइज़ था ना वो और ज़्यादा छोटा हो गया, वो और कम बिजली खाने लगा और उनकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो गई और उनके पास मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक साथ कई काम करने की कैपेबिलिटीज़ आ गई, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, हम माउस कीबोर्ड जैसी चीज़ों के बारे में जानने लगे थे। यहाँ पे हमारे मिनी कंप्यूटर्स आ गए थे, ठीक है, जो हमारे डेटा को स्टोर भी करने लग गए थे, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करते थे। फिर आती है हमारी फोर्थ जनरेशन का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेटर हो गई। इस समय हम किसका यूज़ करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, सिलिकॉन की, सिंगल सिलिकॉन की चिप्स होती है। पहले वाले कंप्यूटर में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कर रहे थे। जब ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास घरों में भी अपने PC होने लग गए। इसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, कॉस्ट भी। अब देखो कमरे जितना कंप्यूटर खरीदेंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी या छोटा खरीदेंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ये साइज़ में भी छोटे हुए और इनकी कॉस्ट भी लो हुई, ठीक है, और ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस और बढ़ गई क्योंकि अब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है कि ये क्या करते थे, और डिवाइस के साथ जुड़ के एक नेटवर्क में उनके डेटा को लेकर अपने यूजर्स को भी देने की कैपेबिलिटीज़ इन पे आ गई, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है एप्पल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, 2010 से 2020 तक चली ये जनरेशन। इसमें क्या हुआ, हम किसका यूज़ करने लग गए, AI के बारे में जानने लगे, पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई। अब पैरेलल ये भी टेक्नोलॉजी है, AI भी एक टेक्नोलॉजी है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमने AI के बारे में जाना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कर होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जब हम, जैसे कि अब सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारा। अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए उसे या तो बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे या फिर वो क्या करेंगे, बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स या चिप्स या हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे उसको, है ना, ताकि वो अपने डेटा को स्टोर करके रख सके। अब इतना कंप्यूटर सिस्टम खरीदने से अच्छा और हार्डवेयर खरीदने से अच्छा वो क्या कर ले, किसी से उधार ले ले। उधार में मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है जब हम अपने डेटा को कहीं और स्टोर करते हैं और उसके बदले में पेमेंट भी करते हैं, और जब भी हमें वो डेटा चाहिए होता है वो हमें दे देते हैं और हमारे डेटा को मैनेज और सेव करके रखते हैं। तो ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इस ज़माने की जनरेशन में रैम रोम जैसी चीज़ें भी आ चुकी थी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर एंड सेव करके भी रख सकते थे, ठीक है। जब भी हमें वो चाहिए होती है सर्विस वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई फिफ्थ जनरेशन। मशीन लर्निंग मतलब ऐसी मशीन को लर्न करवा देना, कंप्यूटर सिस्टम को सिखा देना कि जो भी कस्टमर चाहते हैं उसके हिसाब से चीज़ों को रिकमेंड करे। जैसे कि मीशो पे होता है ना, मीशो पे क्या होता है, हम कुछ भी सर्च करके आते हैं तो वैसी रिकमेंडेशन हमें बार बार आने लगती है, तो वही होता है मशीन लर्निंग। तो आजकल के कंप्यूटर्स में ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी पाई जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो ये कि इस समय ना फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आ गए थे। माइक्रो कंप्यूटर माने तो जैसे कि टैब्स, लैपटॉप्स, ठीक है, जिनको इजी पोर्टेबल था कहीं भी ले जाना, ठीक है।
अब बात करते हैं हमारी 6th जनरेशन की, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा साइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे फ़ोन कितने भारी भरकम हुआ करते थे, टीवी कितने भारी भरकम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो पतला होता जा रहा है। हम अपनी टेक्नोलॉजी को पतला और छोटा बनाते जा रहे हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो किस पे बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इंटेलिजेंट कंप्यूटर एरा चल रहा है इस वक्त, एआई है, आर्टिफिशियल ब्रेन्स है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ चुकी है और धीरे धीरे अब और आती जाएगी, तो क्या पता और जनरेशन भी बन जाए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है ना, उसको 3 तरीके से बांटा गया है। किस तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहले जो बांटा गया कि वो उसका पर्पस क्या है, कंप्यूटर के पर्पस के हिसाब से जब हमने बांटा है उसे पहला क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जब उसके साइज और उसकी कैपेसिटी, उसमें कितनी ताकत है, उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से जब बांटा है तो उसे बोलेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन। जब हमने उनको टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कैसी टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई है उसके हिसाब से बांटा है, तो वो हुआ हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन। चलो एक एक करके अब इसको समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं उनके पर्पस के अकॉर्डिंग। हमने कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की है, उनके पर्पस, वो कैसा काम करते हैं, उस बेसिस पे हमने बांटा है। तो उस बेसिस पे 2 तरीके के कंप्यूटर्स आते हैं, जनरल पर्पस एंड आता है स्पेशल पर्पस। जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स होते हैं वो हम जैसे जनरल लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे घरों पर भी होते हैं, गेम खेलने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ऐसी नॉर्मल सी जनरल सी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास जनरल कंप्यूटर्स होते हैं। वो हमारे होम में, स्कूल्स में, ऑफिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हुए जनरल कंप्यूटर। लेकिन वहीं बात करूँ स्पेशल पर्पस के लिए, तो ये कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि वेदर को फोरकास्ट करने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेशल पर्पस में आएंगे, ठीक है। स्पेस की रिसर्च करने वाले या फिर जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़, ये क्या है, स्पेशल टास्क है। इनको कौन परफॉर्म करेगा? स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर ही परफॉर्म करेंगे। तो कंप्यूटर समझ में आया, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस क्या होते हैं। अब बात करते हैं हमारे उनके साइज़ के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो जो सबसे 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 स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये साइज़ में सबसे छोटे होते हैं और ये सिंगल यूज़र के लिए होते हैं, जनरल पर्पस के लिए, जैसे कि हमारे घरों में भी होते हैं, ठीक है। ये जनरल पर्पस हमारी जनरल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, हम जैसे सिंगल यूज़र्स इन कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ये स्मॉल होते हैं साइज़ में और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, ठीक है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। ये ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और होम ऑफिस में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए, पीसी हो गए, नोटबुक, स्मार्टफोन हो गए। ये सब किसका एग्जाम्पल है? हमारे माइक्रो कंप्यूटर का। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर ना थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। ये थोड़े छोटे होते थे, ये थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर थोड़े लार्ज होते हैं साइज में। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुटेबल होते हैं, स्मॉल बिजनेस इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से बनाया जाता है? ताकि हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कर सके। इनको इसलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि हम कंट्रोल कर सके, इंस्ट्रूमेंटेशन कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है, इंटरैक्ट कर सके ह्यूमन के साथ। तो ऐसे बेसिस के लिए, ऐसे पर्पसेस के लिए जब हम कंप्यूटर बनाते हैं वो है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, इसका एग्जाम्पल होगा CDC 1700, ठीक है। CDC रुको, इसका एग्जाम्पल है CDC 1700, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये थोड़े मोर रियलाइबल होते हैं माइक्रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये माइक्रो के अकॉर्डिंग थोड़े ज़्यादा रियलाइबल होते हैं और इन पे 2 या 3 से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। ऊपर वाले में कितना था? 1 था। इसमें क्या होता है? 1 से ज़्यादा होते हैं प्रोसेसर। ये होते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। तो ये और ज़्यादा थोड़े बड़े हो जाते हैं, इनकी पावर, इनकी स्पीड, इनका प्राइस, ठीक है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इसमें अब देखो, शुरुआत में जो प्रोसेसर था वो 1 था, फिर 1 से ज़्यादा हुआ। अब इसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक टाइम पर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके, यूज़र के मल्टीपल
यूज़र के अकॉर्डिंग। तो यूज़र के मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो बनाया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया है, ये भी बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल है IBM 3। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़े कंप्यूटर की, वो होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़े होते हैं साइज में और इनकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को हमने बोला है सुपर कंप्यूटर। इसके एग्जांपल जैगुआर पैरेलल मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे डेटा के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो कंप्यूटर बांटे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग का मतलब ये कॉन्टिन्यूस डेटा पे, देखो आपने देखा होगा थर्मामीटर जो होता है या गाड़ी का स्पीडोमीटर जो होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस उन्हें डेटा मिल रहा होता है और उसको प्रोसेस करते हुए, वो सिग्नल का यूज़ करते हुए वो हमें रिजल्ट दिखाते हैं। जब भी थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर नापा जाता है ना, तो उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस डेटा पे जो भी उन्हें सिग्नल मिल रहे होते हैं उस पर काम करते हैं और फिर वो हमें रिजल्ट शो करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का काम ना मेजर करना होता है, कैलकुलेशन करना नहीं होता। एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट करते हैं। ऐसी स्पीडोमीटर गाड़ी की क्या नापता है, स्पीड को नापता है। ठीक है, तो ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। बात करूँ डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है। डिस्क्रीट मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो नंबर्स की फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर वाले क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे, ये कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर हो गए, इसका एग्जाम्पल है। और वो बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करते हैं। वो कौन सी भाषा समझते हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा ना कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक है, फिर वो हमें हमारी भाषा में कन्वर्ट करके देते हैं। तो ऐसी डिजिट का ये यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट डेटा पे काम करते हैं और ये हमें कैलकुलेशन करके देते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करूँ नेक्स्ट कंप्यूटर की। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स में क्या होता है, ये सिग्नल पे भी काम करते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन पे भी काम करते हैं। ये मेजर भी करते हैं, ये कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं ना, वो सिग्नल को भी मेजर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ डेटा पे भी काम कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा, पलदू देखा होगा आपने, पेट्रोल पंप जो होता है, पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगाई गई है ना, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाइब्रिड का। उसमें क्या होता है, वो पहले तो पेट्रोल नापने के लिए जो निकल रहा होता है ना, वो उससे सिग्नल की फॉर्म में क्या करता है, सिग्नल की फॉर्म में मेजर करता है कितना पेट्रोल है कितना नहीं है। उसके बाद वो कैलकुलेशन भी तो करता है यहाँ पे कितना रेट का डला हुआ है। तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो हाइब्रिड होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कौन कौन से फील्ड में कंप्यूटर कितना ज़्यादा उपयोगी है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी बातें एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर जो है ना, वो बिजनेस के फील्ड में कैसे काम करता है। अब आप खुद ही सोचो, कंप्यूटर मतलब डेटा रिकॉर्ड, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन, इतनी सारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सेल्स कितनी हुई है उनको फोरकास्ट करना, अपने स्टॉक को मेंटेन करना, ये सब किस पे हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो सोचो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इतने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को, कैसे सेल्स को फोरकास्ट करेंगे, अपने स्टॉक को मेंटेन करके कहाँ लिखेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो किस पे होती हैं, हमारे कंप्यूटर्स पे होती हैं। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी जगहों पर, कह लो हर एक जगह पर कंप्यूटर यूज़फुल होता है, कैलकुलेशन के लिए, सेल्स के लिए, बजटिंग के लिए। बजट भी बनाते तो कहाँ बनाएंगे, कंप्यूटर में ही तो बनाएंगे, ऐसे दिमाग में बना के तो रख नहीं लेंगे, है ना। फिर बात करूँ एजुकेशन की फील्ड में, तो एजुकेशन के सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत सारा रोल है। हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करने होते हैं, डिलीवरी करनी होती है लेक्चर्स की। ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों में होता है, लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, तो वो किसकी मदद से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से। वो अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, 100 ऑफ वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं इंटरनेट पर। और एजुकेशन के फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कंप्यूटर की क्लासेस भी दी जाती हैं बच्चों को स्कूल्स में, हमें तो मिलती थी हमारे टाइम पे। ठीक है, वैसे ही बात करूँ बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी जगह पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे कि हमें कोई सेल्फ इंक्वायरी चाहिए,
ठीक है, अपने अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है इन सब की जानकारी चाहिए, तो वो कहाँ से निकलती है? डेटा को रिकॉर्ड करके रखा कहाँ जाता है? कंप्यूटर पे रखा जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती हैं? कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। कंप्यूटर पे सारा रिकॉर्ड होता है, जितने भी कस्टमर होते हैं उनका, ठीक है। ये ह्यूमन के एफर्ट और टाइम और कॉस्ट को क्या करते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं, कम करते हैं। आधी से ज़्यादा मशीनें काम कर रही होती हैं ह्यूमन की जगह पे, वो रिकॉर्ड करने का, है ना, सेव करके रखने का, ठीक है, हमारे जो भी पुराना डेटा है उसको दोबारा से निकाल के देने का, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का, ये सारे काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। अब बात करूँ डिफेंस और मिलिट्री की फील्ड में, तो वहाँ पे कोई अभी हमें हथियार बनाना हो, हथियार का कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है, अपने फंक्शंस को कंट्रोल करना हो, बहुत सारे सोल्जर एंड कमांडर के बीच में कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है, लिंक बिठाना हो, तो ये सब कौन कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर कर पाता है। ऐसी हेल्थ केयर की फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। आपने देखा होता है पेशेंट लेटा होता है, बगल में कंप्यूटर रखा होता है, वो उसकी हार्ट बीट को मेजर कर रहा होता है, उसके ब्लड प्रेशर को बता रहा होता है। ऐसी बहुत सारी थेरेपी भी दी जाती है कंप्यूटर के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाती है। एक्सरे की जो रिपोर्ट होती है, एक्सरे कहाँ दिखाई देता है? वो कंप्यूटर पर ही तो दिखाई देता है। ऐसे EGC, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के क्या एडवांटेज हैं। तो कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। एक ही टाइम पर हम, क्या पता हम कोई एक टैब खोल के बैठे हों, दूसरी जगह हमने गाने चला रखे हों, तीसरी जगह हम कुछ मेडिटेशन का सुन रहे हों, तो ऐसे बहुत सारे टैब्स को खोल के हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पीड देता है, जो इंसान को शायद 1 घंटा लग जाए काम करने में, सोचने में, ठीक है, कैलकुलेशन करने में, ये पर सेकंड पर मिनट में निकाल के दे देता है हमें रिजल्ट, ठीक है। तो ये स्पीड में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, तो इसका दूसरा एडवांटेज ये है। तीसरा, ये हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। ह्यूमन क्या करेगा? कहाँ स्टोर करेगा? कागज़ पे करेगा, वो कागज़ खो सकता है, फट सकता है, ना, लॉस्ट हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर हमारे पूरे डेटा के, बहुत पुराने से पुराने डेटा का भी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्या पता ह्यूमन का जो दिमाग था वो उतना अच्छे से काम ना करे, 1 घंटे में कैलकुलेशन जो उसने अभी की थी उससे एक आध मिस्टेक हो गई और 1 घंटे की कैलकुलेशन का आंसर गलत आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर हमें गलत आंसर नहीं देगा, वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा कैलकुलेशन करने के बाद। ये हमें डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, हमारा डेटा इसके पास सिक्योर रहने वाला है, ये भी हमें इंश्योर करता है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का रिडक्शन हो गया है, कम हो गई है। कंप्यूटर के आने से मशीन बहुत सारा काम करने लग गई हैं, जिससे जो रोज़गार हैं वो छिन गए हैं, ठीक है। या फिर कोई हम जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है, तो कुछ कुछ लोगों को इनके बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं होती, ठीक है। तो ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं, इस वजह से भी हम कंप्यूटर्स पे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाते। तो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज ये है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो प्राइवेसी है वो भी लॉस हो सकता है, वो भी लीक हो सकती है, ठीक है। कंप्यूटर पे कोई भी अगर पासवर्ड डाले तो हमारे डेटा को, जो भी हमारा डेटा हमने सिक्योर करके रखा है उस पर रीच बना सकता है अपनी, ठीक है। तीसरे की बात करूँ तो वायरस, जैसे कि इंसान भी बीमार होते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी वायरस के अटैक्स होते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी वैल्यूएबल डेटा होगा जो हमारे लिए शायद बहुत ज़रूरी हो सकता है, वो लॉस्ट होने का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है, वायरस के अटैक से। बात करूँ साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम क्या होते हैं? इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग इलीगल एक्टिविटी किसके थ्रू कर रहे हैं? कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल फाइंड आउट कर ली, उसके बाद उसके बैंक की डिटेल से पैसे निकाल लिए उसके, तो ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं ये कौन से क्राइम्स हैं? साइबर क्राइम्स हैं, जो किसकी मदद से किए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं। तो ये हुए डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर का क्या रोल है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक जिसको हम रोज़ाना करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस में कंप्यूटर कैसे यूज़फुल है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बिजनेस में कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को बताना है अपने एम्प्लॉयज़
को एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ तक इन्फॉर्मेशन को फैलाना है, स्प्रेड करना है, तो वो किसकी मदद से हम कर सकते हैं? कंप्यूटर की मदद से हम कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को एंड स्टेक होल्डर के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाना है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो करवाना है, वो कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। जैसे कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें आ गया हमारी वीडियो कॉल हो गया, स्क्रीन शेयरिंग हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वेब कॉन्फ्रेंसिंग के। सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है? इसका मतलब कि हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसे ही बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो जुड़ने से हम आपस में कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो बना ही रहेगा। तो पहला तो यही होगा, कंप्यूटर की मदद से हम अपने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, मार्केटिंग में हेल्पफुल होती है। हम अपनी कंप्यूटर पे कोई अच्छी सी वेबसाइट बना ली, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनके भी फूड ब्लॉगर होते हैं, जो भी फूड ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, वो अपने चीज़ों को कैसे फैला रहे हैं, कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो बहुत सारी दुकानों का लिंक भी दे देते हैं कि यहाँ से मैंने ये खाया, वहाँ से मैंने ये खाया। तो कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? अच्छे से वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कंप्यूटर के थ्रू की जा सकती है। तो ये सारे एडवांटेज मिल जाते हैं हमें कंप्यूटर की मदद से। तीसरे की बात करूँ, बिजनेस में अकाउंटिंग तो होती होगी ना, डेटर कितने रहे इस साल, क्रेडिटर कितने बने, पेरोल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, टैक्स फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, सैलरी कितनी होनी चाहिए क्लाइंट की। तो ये सारी चीज़ों को और हमारे डेटा को मेंटेन कैसे करते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है। तो ये पूरी अकाउंटिंग हम किसके थ्रू करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है बिजनेस में कंप्यूटर का। अब हमारे पास न्यूमरस डेटा है। न्यूमरस डेटा का मतलब कि हमारे पास ह्यूज डेटा है, बहुत बड़े लेवल पे डेटा है, ऐसे लेवल पे डेटा है। अब इसको स्टोर करने की भी जिम्मेदारी हमारी है और उसे सेव रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो वो किसकी मदद से हो पाता है? कंप्यूटर की मदद से हो पाता है। हम अपनी बिलियंस ऑफ फाइल को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्टिंग करना मतलब छटाई करना, ठीक है। अब उन पे एक्सेस पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से। अब पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से। अब ये जो बिजनेस में ना एजुकेशनल पर्पस से भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने में, एम्प्लॉयज़ को सिखाने में, एजुकेट करने में, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में बताने में, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसके प्रोसीजर के बारे में बताने में, इन सब चीज़ों को भी कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। जैसे कि लाइव वेबिनार कर दिए, कॉन्फ्रेंस कर दी, क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का सोसाइटी में क्या रोल है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हेल्पफुल है। ये एग्रीकल्चर में जैसे कि क्रॉप की मैनेजमेंट करनी है, किस तरीके का बीज का प्रयोग करना है, या किसानों को ट्रेनिंग देनी है, मार्केट एनालाइज करनी है, या स्टॉक को मैनेज करना है, तो इस सब की मदद से, तो इन सब कामों को कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर में अभी ऊपर ही बात करके आए, टिकट बुक कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ बिल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किस मदद से? कंप्यूटर की मदद से। और ये वाला पॉइंट ये कहता है कि देखा होगा आपने, मैप वगैरह पे देखा होता है, जब भी आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो ना, तो वो हमें दिखा देता है बिजी एरिया, पीले कलर में दिखा देता है बिजी एरिया। तो वो पहले से ही सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से हम ट्रैफिक को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ कंप्यूटर के फ़ायदे सोसाइटी के लिए। अब बात करने वाले हैं हम रोल ऑफ कंप्यूटर्स की बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर एंड कॉमर्स के अंदर। ये बहुत लेंदी होता जा रहा है टॉपिक, तो इसको हम फटाफट से खींचते हैं, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसको हमें रोजाना करने से प्रॉफिट जनरेट होता है, उसे बिजनेस कहते हैं। ट्रेड किसे कहते हैं? जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं, उसे ट्रेड बोलते हैं। कॉमर्स किसे कहते हैं? इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, प्रोडक्शन करने से लेके, ट्रांसपोर्ट करने से लेके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके, जितना भी काम होता है ना बिजनेस के अंदर, वो सारा किसके अंदर आ जाता है? कॉमर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये इन तीनों में कैसा रोल निभाता है कंप्यूटर। सबसे पहले ये इन्वेंट्री को मैनेज करता है। देखो इन्हीं तीनों में ना इन्वेंट्री का मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स बना दिए गए हैं, और सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे होते हैं? कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है। वॉलमार्ट ने क्या किया? सैटेलाइट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी बना रखी है, ठीक है। ऐसे ही इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करने के लिए, रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने के लिए, और अलर्ट्स के लिए। अलर्ट्स मतलब जैसे कि अगर सामान खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, तो पहले ही अलर्ट्स दे दे। इस तरीके से
चीज़ों को सेट किया है, और वो किसके थ्रू हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू हुआ है। कंप्यूटर हमारे इन्वेंट्री को मैनेज करने का काम भी करता है। इसकी वजह से हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख पाते हैं, कंप्यूटर के होने की वजह से। ये क्या करता है? जितने भी मैनुअल प्रोसेस होते हैं उनको कम कर देता है। अब मैन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब क्या होगा? ये कंप्यूटर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनको प्रोसेस करके अपने पास रखेगा। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे जितनी भी एरर होती है ना, ह्यूमन से जो एरर हो सकती हैं और जो गलतियां हो सकती हैं, प्रोटेक्शन को इंश्योर करना कि हाँ ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट रखने वाला है, एरर फ्री रखने वाला है और कॉस्ट भी कम आने वाली है। तो ऐसा होता है कंप्यूटर, जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ईजिली मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट की बात करूं, हमारे बजटिंग में और फोरकास्टिंग में, जब भी हमें सेल्स को फोरकास्ट करना हो अपने बिजनेस के लिए कि आगे कितनी सेल्स होने वाली है, और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बजट बनाने हो, तो ये सारा काम किस पे होता है? कंप्यूटर्स पे होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू, डेटा के थ्रू उसको एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कितनी सेल्स हुई थी, कितनी सेल्स हो सकती है। तो इन सब में यूजफुल होता है कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी लार्ज फाइनेंशियल कैलकुलेशन को, हमारे फ्यूचर सेल्स के फिगर्स को एस्टिमेट करने का काम करता है। अब बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना। अब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि CRM हो गया, ऐसे ऐसे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को मेंटेन करके रख सकते हैं। कौन से कस्टमर ने हमारे से पिछली बार क्या सामान खरीदा था, ये सारे डेटा को हम पहले से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और उनके साथ मैनेजमेंट बनाने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनके साथ मैनेज करके चलने के लिए हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और वो किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली कंप्यूटर। ठीक है, तो हमें ये मदद करता है कम्युनिकेट करने में। इससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं हम उसके डेटा को रिकॉर्ड में रखकर। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के रोल की। बैंकिंग में एंड फाइनेंस में उसका क्या रोल है? तो बैंकिंग में कैसा? प्लास्टिक मनी का यूज़ करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में, तो मैं ऊपर से बता देती हूँ प्लास्टिक मनी क्या होती है। प्लास्टिक की जो मनी बोली है ना, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, हमारे ATM हो गए, ये होती है हमारी प्लास्टिक मनी, जो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है। ठीक है, और कुछ मेटल से भी बनी होती है। ठीक है, इससे हम इजी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और सिक्योर पेमेंट गेटवे होता है, एक ऐसा रास्ता जिससे हमारी जो पेमेंट होती है वो बढ़िया तरीके से हो सकती है। ऐसे में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ है। जब भी हमें अपने बैंकिंग पोर्टल पे लॉगिन करना हो, या अपने बैलेंस की इंक्वायरी करनी हो, या ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री को चेक करना हो, सेल्फ इंक्वायरी करने की फैसिलिटी भी कंप्यूटर देता है। ठीक है, जब भी हम बैंक में जाते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनके पास कंप्यूटर होता है, और वो सारे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। रिमोट बैंकिंग का मतलब कि बिना विजिट किए, बैंक में बिना विजिट किए ही जब हम अपने सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन पे हम एक्सेस कर पाते हैं, उसे बोलते हैं रिमोट बैंकिंग। वो कैसे पॉसिबल है? फ़ोन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और ये सब कैसे पॉसिबल है? हमारे कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटा होता है, URL होते हैं, ये सब कहाँ पर होते हैं? कंप्यूटर पे होते हैं। ठीक है, अब बात करूँ हमारे फाइनेंस की, तो ट्रेड करने का, शेयर्स को खरीदने का, बेचने का, बाय एंड सेल करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर से ही तो किया जाता है ना ये सारा काम। ट्रेडर को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इतना मार्केट में शेयर गिरा है, कितना बड़ा है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर पे मिल जाती है। कंप्यूटर हमारे बिहाफ पे ट्रेड भी कर सकता है, तो इतना बड़ा रोल होता है कंप्यूटर का। अब बात करूँ, ये डेटा को स्टोर भी करता है। डेटा को स्टोर, हमारे जितने भी क्रेडिटर्स बने, डेटर्स बने, ठीक है, हमारे पेमेंट्स रिकॉर्ड क्या रहे, उन सबको ट्रैक करने का काम, कितनी हमने बैंक ट्रांजैक्शंस की हैं, उन सबको स्टोर, उन पूरे डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा कंप्यूटर करता है। हमारी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि हमें कहाँ पे पैसा लगाया था, कितना उससे रिटर्न आया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक की जो भी थी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो इससे कंप्यूटर की मदद से हमें वो मिल जाती है, हम उस पर एक्सेस पा लेते हैं। और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आगे के लिए हमारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सही होने वाली है, कौन से प्रोस्पेक्ट्स सही होने वाले, कौन कितना रिटर्न देने वाले हैं। उन सारी डेटा से, उन सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो ये भी मदद करता है कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए आप समझो कि जब आप घर में बैठे होते हो तो आप क्या करते हो? अपने वाईफाई से
कनेक्ट कर लेते हो अपना फ़ोन, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हो, हेडफोन कनेक्ट कर लेते हो, ईयरबड्स कनेक्ट कर लेते हो। तो ये एक वायरलेस बिना, जब आपने अपना हेडफोन कनेक्ट किया, ठीक है, आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे तो कोई वायर नहीं थी ना, पता नहीं कुछ ऐसा नेटवर्क आया जो आपस में वो दोनों कनेक्ट हो गए। तो इसे ही बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जनरेट हो जाता है ताकि हम आपस में फाइल्स को, डेटा को शेयर कर सके। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपस में जो कंप्यूटर्स है ना, वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक कंप्यूटर नेटवर्क्स बना लेते हैं, ठीक है। हम राउटर की मदद से, प्रिंटर की मदद से, कंप्यूटर सर्वर की मदद से, इन सब की मदद से आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि हम अपनी फाइल्स को, डेटा को, इन सब चीज़ों को क्या कर सके, शेयर कर सके। जैसे कि यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखा रखा है मैंने कि ये कंप्यूटर था, जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, एक नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे। तो उसी नेटवर्क को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं और फिर फाइल्स को, डेटा को एक्सचेंज करते हैं और शेयर करते हैं। तो यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क। और दूसरी डेफिनेशन ये देख लो, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल्स कंप्यूटर को कनेक्ट करता है आपस में और कम्युनिकेट करवाता है एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ हम इसमें फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर काट देना और अदर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। इसे ही हम कंप्यूटर का नेटवर्क बोलते हैं। ऐसी मैंने ऊपर भी लिखा था, देखो ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। आपस में ग्रुप है किसका? इंटरकनेक्टेड डिवाइस का, जिसमें हमने कंप्यूटर को, सर्वर को, प्रिंटर को, राउटर को आपस में जोड़ दिया है और उनसे कम्युनिकेट करवा रहे हैं ताकि वो हमारे फाइल्स को, डेटा को एक्सचेंज कर सके और हमें सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला टाइप्स है पैन, दूसरा है लैन, तीसरा है मैन, चौथा है वैन। अब ये क्या होता है? देखो, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब ऐसा नेटवर्क जो बहुत ही कम रेंज पर है, कम रेंज तक सीमित है, सिर्फ हमारे पर्सनल एरिया तक में वो नेटवर्क फैला हुआ है, उसे बोलते हैं पैन। पैन क्या हुआ? ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास है, हमारे पर्सनल एरिया तक फैला हुआ है एक यूज़र के, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट रेंज में। रेंज कितनी है? छोटी है। जैसे कि आपने वाईफाई से अपना फ़ोन कनेक्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे आप चले जाओगे दूर तो वो हट जाएगा, ठीक है, फिर वो कनेक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो नेटवर्क जो बिल्कुल छोटी रेंज में होता है, डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, ऐसे नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे ईयरबड्स। जब हम ईयरबड्स को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, हेडफोन को कनेक्ट करते हैं, वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, तो ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? पैन के एग्जांपल होते हैं। ये एक वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, जो आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। इसी को हमने बोला है कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन अब हमने बोला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये बहुत छोटी जगह पर ही सीमित है। अब सिंपल सी बात है, पैन से ज़्यादा बड़ा लैन हो जाएगा। लैन क्या होगा? ये हमारे लोकल एरिया तक ही सीमित होगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा। ये इसकी जो रेंज होने वाली है 150 मीटर तक होने वाली है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसेस में, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर ये नेटवर्क देखा जाता है, जहाँ वो अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करने के लिए, स्कूलों में, ऑफिसेस में, ठीक है, ये नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज़ कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं लैन नेटवर्क, ठीक है। अब बात करूं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो ये थोड़ा और ज़्यादा बड़े एरिया में हो जाएगा। कम से कम एक सिटी मान लो, एक सिटी जितना, एक लोकेशन जितना ये बड़ा होगा, फैला होगा। इसमें जितने भी ऑफिसेस होंगे, जितने भी स्कूल्स होंगे, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, इन सब को कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट कर रहा होगा एक पूरे एरिया के अंदर, एक पूरी सिटी के अंदर, एक पूरी लोकेशन के अंदर। उसको बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें कि हमारे केबल टीवी आते हैं, पब्लिक वाईफाई जो होते हैं ना, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करूं वैन नेटवर्क की, तो वैन नेटवर्क क्या होता है? ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका मतलब पूरा एक कंट्री, इवन कॉन्टिनेंट्स भी इसके अंदर शामिल है, जो एक देश को दूसरे देशों से जोड़ने का जो काम कर रहा है नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट देखा आपने, चारों तरफ फैला हुआ है, कोई कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो वाइड एरिया को कवर कर रखा है, इसे बोलते हैं वैन नेटवर्क, जो एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इवन एक कॉन्टिनेंट्स को और कंट्री को भी। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन। तो ये थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेज क्या है इन नेटवर्क्स के।
तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो गया। आपको जितनी मेरी बात समझ आई उससे यही समझ में आता है कि ये तो फाइल शेयर करने के काम आता है, डेटा को शेयर करने के काम आता है, आपस में यूजर्स की मदद करता है डेटा को शेयर करके। अगर कोई यूजर कोई डेटा ढूंढ रहा है तो इस नेटवर्क की वजह से वो उस पर एक्सेस पा सकता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो पहला इसका एडवांटेज ये होने वाला है कि जितनी भी ज्योग्राफिक डिस्टेंस है ना वो ये कवर कर लेते हैं। अगर पैन एरिया नहीं कर पाएगा तो पैन के बाद क्या आएगा, लैन आएगा, लैन कर लेगा। लोकल एरिया नहीं कर पाएगा तो उसके बाद भाई मैन कर लेगा, ठीक है। मैन नहीं कर पाएगा तो डब्ल्यू तो है ही, वैन तो है ही ना। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे डिस्टेंसेस होते हैं उनसे ओवरकम करके सबको कवर कर लेता है। दूसरे की बात करूं, ये इंफॉर्मेशन को शेयर करता है आपस में, यूजर्स के बीच में, है ना। अलग अलग कंप्यूटर के बीच में ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, एक नेटवर्क फैला हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, फाइल्स को, डेटा को शेयर कर रहे हैं। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक काम को अंजाम दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि हमने गूगल पे कुछ भी सर्च किया, ठीक है, हमने कुछ भी सर्च किया तो क्या होगा, अब अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आएगी और वो सारी इंफॉर्मेशन को हम जैसे यूजर्स को शो कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जिसको एक काम को करने के लिए जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलना पड़ गया और हमारे काम को पूरा करना पड़ गया, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो ये फायदे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। देखो जो वेब ब्राउज़र है ना, वेब ब्राउज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राइट शॉर्ट नोट में आ सकता है। ये जो मैंने ऊपर एरिया नेटवर्क पढ़ा है ना, ये जो मैंने ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने जनरेशन पढ़ाया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। अब वेब ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं। वेब ब्राउज़र होता क्या है, क्रोम चलाते हो, यूसी ब्राउज़र डाउनलोड किया है कभी, सफारी के बारे में सुना है, ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो यूजर्स को बहुत सारी वेबसाइट्स को खोल के देती हैं। जैसे कि हमने क्रोम पे गए, क्रोम पे जाके हमने कुछ भी सर्च किया, ठीक है, तो वो हमें बहुत सारी, सपोज कि हमने यही सर्च कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इग्नू, ठीक है, तो वो हमें बहुत सारी वेबसाइट्स खोल के दे देगी, ला के दे देगी और फिर यूजर उन पर अपनी एक्सेस जमा लेगा। तो ऐसा जो एप्लीकेशन है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसे ही हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स को हमें दिखाता है इंटरनेट पर और यूज़र क्या करता है, एक्सेस करता है उन पेजेस पर, ठीक है। अलग अलग डेटा को हमारे सामने डिस्प्ले करता है, शो करता है वेब पेजेस के थ्रू इंटरनेट से, उसे ही हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो होता है वो दो तरीके का होता है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्राफिक्स, जहाँ पे इमेज, वीडियो, एनिमेशन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल क्रोम खोलते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो हम जब सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे इमेज भी दिखाई देती हैं, वीडियोस भी दिखाई देती हैं, एनिमेशंस भी दिखाई देते हैं, जिसमें मतलब विजुअल एलिमेंट, जिसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। ऐसे ब्राउज़र को हम बोलते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है गूगल क्रोम, ठीक है। वहीं पर मैं दूसरी साइड बात करूं नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की, तो ये क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट को शो किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होती, इमेज नहीं होती, वीडियो नहीं होती, एनिमेशंस नहीं होते, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है। ऐसे वेब ब्राउज़र को नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है लिनक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम गूगल ड्राइव के बारे में। अब गूगल ड्राइव तो आप सबके फ़ोनों में होगी। अब गूगल ड्राइव होती क्या है, आज तक हमने सिर्फ उसकी फ़ोटो देखी है, पर यूज़ में तो हम लाते नहीं हैं, ठीक है। तो गूगल ड्राइव बहुत अच्छी सर्विस है गूगल की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक फाइल स्टोरेज सर्विस देती है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे हमें अपने डेटा को, अपने ऑडियो फाइल्स को, वीडियो फाइल्स को सेव करने की परमिशन दी जा रही है, वो भी फ्री में। हाँ, मतलब अगर हमें कुछ भी स्टोर करना हो तो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं और इससे हमारी जो फ़ोन की मेमोरी होती है वो भी नहीं भरेगी, ठीक है। फ़ोन की मेमोरी भी नहीं भरती, ये हमें 15 GB तक का स्पेस फ्री देते हैं कि अगर आपको कुछ भी स्टोर करके रखना है अपने मोबाइल के अंदर तो आप रख सकते हो। इस सर्विस को बोलते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है, एक फाइल स्टोर एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी अपनी फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल स्टोर करी, ठीक है,
किया गूगल ड्राइव के अंदर, तो उसी समय पर वो और जगह भी स्टोर हो जाएगी। जैसे कि आपने अपने फ़ोन में की तो आपके लैपटॉप में भी हो जाएगी, या फिर आपने अपने लैपटॉप में की तो आपके फ़ोन में भी हो जाएगी। तो एक ऐसी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है, ठीक है। ये एक तरह का ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जो हमें ये सारी फैसिलिटी दे रहा है। हम अपनी सारी चीज़ों को इसमें सेव करके रख सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम करते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 24, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। ये यूज़र को फाइल्स को स्टोर करने के लिए अलाउ कर देता है। ये क्या होती है? सिंक्रोनाइजेशन फाइल होती है जो अलग अलग डिवाइस पे हमारे डेटा को क्या करती है? शेयर कर देती है एंड स्टोर कर देती है। ये होती है गूगल ड्राइव। अब बात करते हैं गूगल डॉक्स की। अच्छा, गूगल ड्राइव में एक चीज़ मैं भूल गई, जो पॉइंट था, गूगल ड्राइव में ना एक चीज़ और हमें मिलती है। अगर हमें 15 GB से डाटा चाहिए और ऊपर का, हमें चाहते हैं और स्पेस हमें मिले, तो हम और स्पेस भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट था। अच्छा, गूगल डॉक्स किसे बोलते हैं? गूगल डॉक्स गूगल सूट का एक एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। गूगल सूट मतलब गूगल ने अपनी एक सर्विस दे रखी है, अपना एक थैला समझ लो दे रखा है। ये रियल का थैला नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। इसने एक सूट दे रखा है जिसमें इसने गूगल ड्राइव को रखा है, गूगल कैलेंडर को रखा है, गूगल शीट को रखा है, गूगल डॉक्स को रखा है। तो इस तरीके से जो गूगल की सर्विसेज है ना, जितनी भी, उन सब का कलेक्शन होता है गूगल सूट, जिसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो उसी में से एक सर्विस जो है वो है गूगल डॉक्स की। गूगल डॉक्स क्या होता है? ये एक फ्री बेस्ड एप्लीकेशन होती है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसे कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं, उनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, और यहाँ तक कि उनको शेयर भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अब ना, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो भी इसमें कुछ एडिट करें, तो उनके साथ शेयर करके उनको भी परमिशन दे सकते हैं कि वो भी कुछ एडिट कर सकते हैं। तो गूगल डॉक्स इतनी अच्छी सर्विस होती है जिसमें हम अलग अलग फॉन्ट्स का, फाइल्स का, फॉर्मेट का, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये किससे एक्सेस किया जाता है? इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ गूगल डॉक्स। अब बात करूँ गूगल शीट की। गूगल शीट क्या है? तो वही उन गूगल सूट का ना एक सर्विस है। गूगल सूट जो दिया था गूगल ने, अपना जो सूट दे रखा है, उन्हीं की एक सर्विस है गूगल शीट। ये एक फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर है। यहाँ पे हम स्प्रेडशीट को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी गूगल ड्राइव की एक सर्विस है जो कि 2006 में आई थी। ये यूज़र को अलाउ करती है कि वहाँ पे वो स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सके, एडिट कर सके, शेयर कर सके, ठीक है। और अपनी कैलकुलेशन भी वो कर सकता है, फॉर्मूलेस लगा सकता है गूगल शीट में, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा शीट को तैयार करते हैं बिजनेस के पर्पसेस से, तो उसे क्या बोलते हैं? गूगल शीट बोलते हैं। जैसे कि हमें फॉर्मूलेस लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हम गूगल शीट में कर सकते हैं। ट्रैकिंग करनी है, बजटिंग करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, इन सब के लिए जब हमें स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम गूगल सूट की, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। गूगल सूट क्या है? कलेक्शंस है गूगल की सर्विसेज का। ये बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है और इफिशिएंसी देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा ईजी वे में कर सकते हैं, इफिशियंटली कर सकें। ऐसी सर्विसेज गूगल के थ्रू दी जाती हैं, उसको बोलते हैं गूगल सूट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? जीमेल आ गया, गूगल डॉक्स आ गया, गूगल ड्राइव आ गया, गूगल कैलेंडर आ गया, गूगल स्लाइड और सीट। मतलब कि एक तरह से हम उनके सारे कामों को पूरा कर रहे हैं गूगल सूट के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी क्लाउड बेस्ड सिस्टम की। क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या है? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही समझाया था जनरेशन के टाइम पे कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब सबका अपना अपना डेटा है, इतना सारा डेटा हो जाता है हर एक एम्प्लॉय का, कस्टमर का, जिनके भी साथ हम डील कर रहे हैं उनका। अब हमें जगह भी तो चाहिए, वो जगह कहाँ से आए? वो जगह कैसे आ सकती है? या तो हम और ज़्यादा कंप्यूटर्स खरीद लें। क्या खरीद लें? कंप्यूटर्स खरीद लें बहुत सारे और उसमें स्टोर करते चले जाएं, ये हो सकता है। या फिर हम बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बना लें जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हों, ये हो सकता है। लेकिन ये सब करने में ना एक तो टाइम, पैसा, मेहनत इतनी लग जाएगी, उसके बाद भी हम इतना सारे डेटा को इतने से कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर मतलब जो ये सर्विस दे रहे हैं। क्लाउड प्रोवाइडर कौन सी सर्विस देते हैं? ये हमें फैसिलिटी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटी देते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। ये रहे क्लाउड प्रोवाइडर्स।
ये रहे क्लाउड प्रोवाइडर, ये क्या दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटी दे रहे हैं कि तुम्हें अगर अपने डेटा को स्टोर करना है तो हमारे पास स्टोर करके रखवा सकते हो, ठीक है। इसके बदले में हम तुमसे क्या चार्ज करेंगे, कुछ पैसे चार्ज करेंगे और तुम्हारा डेटा बहुत सारे सर्वर्स पर सेव रहेगा, सिक्योर रहेगा, और जब भी तुम्हें इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें एक्सेस भी करने देंगे, इसको मैनेज करके रखेंगे, सिक्योर करके रखेंगे। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम, ठीक है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट पर, ठीक है। जिनको भी इन सर्विसेज की ज़रूरत है, जिनको भी अपना डेटा सेव करके रखवाना है इतने बड़े पैमाने पर, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है, स्टोरेज की, डेटाबेस की, नेटवर्किंग की, सॉफ्टवेयर की, ठीक है, इंटरनेट पर, उसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कुछ कंपनियां ये सर्विस ऑफर करती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स बोलते हैं, और इसके बदले में वो चार्ज भी लेती हैं, ठीक है। अब बात करूँ इसके एडवांटेज की कि आखिर इसके क्या एडवांटेज हैं, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, देखो हमें इतने सारे कंप्यूटर नहीं खरीदने पड़े, हमें इतने सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदने पड़े, है ना। हमारा पैसा सेव हो गया, हमने ना तो हार्डवेयर खरीदे ना सॉफ्टवेयर खरीदे, हमारा जितना ज़्यादा पैसा लगने वाला था वो सेव हो गया। हम फीस दे देंगे, फीस उतनी भी ज़्यादा नहीं होगी जितना हमें खरीदने में टाइम लग जाता, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी, मतलब हम अपने डेटा पे कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम एक्सेस पा सकते हैं, हम ये चीज़ें फ्लैक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर सेव कर दिया तो सिर्फ पूरे दिन में एक ही टाइम पे एक्सेस पा सकते, कोई रिजिडिटी नहीं है, फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है। ये ना रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ये हमारे डेटा को बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे ये अलग अलग सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, जिससे हमारा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड रिलायबल रहता है उनके पास, तो खोने का डर बिल्कुल भी नहीं होता। स्केबिलिटी, मतलब अगर हम चाहें ना तो इसकी स्केल को बढ़ाया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा, तो इस स्केबिलिटी का भी फ़ायदा हमें यहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट एडवांटेज मिलता है वो होता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते रहेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक जो इतनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमें खुद ही अपडेट हो जाएगी, हमें खुद से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारे डेटा की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। तो ये थे एडवांटेज। अब बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखो कंप्यूटर के ना जो कंपोनेंट होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वो हार्डवेयर से बना होता है और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। ऐसे कुछ कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। जैसे कि हो गया कीबोर्ड, हो गया प्रिंटर, हो गया, ठीक है, माउस हो गया, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ दूसरी साइड सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर मतलब ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्या किसी ऐप को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ये किससे बना हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इसके पास, और ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं जो पिक्सल लैब है ना, पिक्सल लैब क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपने यूट्यूब के थंबनेल बनाती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बात करो इन सॉफ्टवेयर को कितनी तरीके से बांटा जाता है, तो पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसका सब डिवीजन है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसी स्पेसिफिक या डेजिग्नेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ये इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसको ही हमने क्या बोला है, सॉफ्टवेयर बोला है, ठीक है। अब इसका जो पहला पार्ट आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का वो टाइप है जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, एप्लीकेशंस को चलाने का काम करता है, ठीक है। सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पूरे सिस्टम को चलाने का जो काम करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये किस लिए बनाया गया है, ताकि ये कंप्यूटर से प्रोग्राम करवा सके, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अलग अलग सॉफ्टवेयर को, जिसकी मदद से अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा, जैसे कि मैंने पिक्सल लैब बोला था, ऐसे एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया
गया है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब आप इसे पापा समझ लो सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इसके बच्चे समझ लो, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके बच्चे हैं, तो ये क्या है पापा, तो ये इन सारे बच्चों को चलाता है, तो इसे क्या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये इनको एक घर प्रोवाइड करता है, तो वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो लिनक्स, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कंप्यूटर ऑन करते ही दिखाई देता है ना, तो ये किसके एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को काट दो, अब बात करते हैं नेक्स्ट की सॉफ्टवेयर की, जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पिक्सल लैब को सिर्फ एडिटिंग के लिए, थंबनेल्स बनाने के लिए, कोई भी पिक्चर को एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, तो इसका काम सिर्फ इतना है। तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, ऐप्स हैं, ठीक है। जैसे गेमिंग का ऐप होता है, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक क्या कराएगा, गेम खिलाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक क्या करेगा, फोटो एडिटिंग करेगा, स्पेसिफिक क्या करेगा, वीडियो को कट करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है। और इसको इंस्टॉल करने वाला जो यूजर है ना, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसे ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से इंस्टॉल करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये इनके पापा मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं ना, इनको तो डिपेंड होना ही पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वहाँ की कंप्यूटर के स्पेसिफिक टास्क के जो फंक्शनिंग है उसको इन्हांस करने का काम करता है, ये स्मूथली उन फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिनके लिए ये बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एक्सेल किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पावर पॉइंट भी इसी का एग्जाम्पल है। अब कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग लिख देनी है दोनों की, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बनाई। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, और ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट है भाई, ये तो पापा है ना, और ये डिपेंडेंट है, ये बच्चे अपने पापा पे डिपेंड होंगे ना, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। इसको ये ना पहले से ही सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो और सारे एप्लीकेशंस को चला रहा होता है। लेकिन अगर ये नहीं होंगे ना, अगर आपके फ़ोन में पिक्सल लैब नहीं होगा या गेमिंग का कोई ऐप नहीं होगा ना, तो आपका फ़ोन चल जाएगा, ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी चल जाएगा। लेकिन इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, ठीक है। पूरा रन करवाने की जिम्मेदारी भाई पापा की है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल होके आते हैं। क्या आपने जो ग्रीन सा वो एंड्रॉइड जो बना हुआ होता है वो पहले से ही होता है ना आपके फ़ोनों में, ऐसे कंप्यूटर में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन इनको यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करता है। एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल आप वहाँ से लिख सकते हो। तो ये बन गया डिफरेंस। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट था, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मतलब दोनों भाई भाई हैं, पापा वाले भाई, मतलब चाचा है बच्चों के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल उसी की तरह है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, यूजर्स के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। ये रहा कंप्यूटर, इसके बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, पूरे कंप्यूटर को चलाने वाला जो चीज़ है ना, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किसका पार्ट था, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट था, ठीक है। अब ये पूरे कंप्यूटर को चला रहा है। अब देखो यहाँ पे जो यूज़र है ना, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है ना, 0-1 में कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, और कंप्यूटर इसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता यूज़र की। तो इन दोनों को आपस में मिलाने का काम, कम्युनिकेट करवाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अगर हमारी स्क्रीन पे लिखा होगा क्लिक करें, प्रिंट करें, तो हम प्रिंट का बटन दबा देंगे, क्लिक का बटन दबा देंगे। लेकिन अगर वो चीज़ है ही नहीं, कंप्यूटर अपनी भाषा में हमें समझा रहा है 01010101, तो क्या हमें समझ आएगा, नहीं आएगा। तो हम दोनों के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड किया वो किसने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। वो हमें क्या दे रहा है, हमारे सारे काम को ईजी बना रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है आपस में। ये एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका काम कर रहा है, इंटरमीडिएटरीज का, ठीक है। अगर ये नहीं होगा ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर बेकार है, फिर वो बिल्कुल डब्बा है, ठीक है।
कंप्यूटर को पूरा मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है। इसके कुछ फंक्शंस में बात करूँ तो सबसे पहला फंक्शन है यूज़र के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे जो यूज़र है और कंप्यूटर है वो आपस में क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। और अगर फिर इंटरफेस पे लिखा होगा क्लिक करें तो ये क्लिक कर देगा, क्योंकि इसे अपनी भाषा पता है और कंप्यूटर को भी अपनी भाषा पता है। तो इनके बीच में जो काम कर रहा है वो है इंटरमीडिएटरीज का, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दूसरा, ये सारे प्रोसेस को, जितने भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं एक यूज़र के थ्रू, ये जितने भी प्रोसेस लेगा, जितने भी स्टेप्स लेने वाला है, उन सारे प्रोसेस को मैनेज कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। हमारे फाइल की मैनेजमेंट कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब देखो, जैसे कि हमने कोई भी फाइल थी बनाई, ठीक है, उसको सेव करी, तो उसकी लोकेशन का काम, उसको मैनेज करने का काम, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारे जितने भी टास्क होते हैं, जो भी हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं, उन सब को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ तक कि हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, अब वो भी तो स्टोर होंगे, उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी प्रोवाइड कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यूटिलिटीज़ एंड फंक्शन का मतलब होता है, ये ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है जो हमारे काम को और ज़्यादा बेटर और इफ़िशियंट बनाते हैं। तो ऐसे और फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है। ये फंक्शन हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो, डेटा क्या है? डेटा क्या है? डेटा कलेक्शन ऑफ नंबर, वर्ड्स एंड करेक्टर। ठीक है, मतलब वर्ड्स का, करेक्टर्स का, नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है जॉन और मार्क्स लिखे 85, तो यहाँ पे वर्ड्स का कलेक्शन आ गया, तो वर्ड का कलेक्शन ही डेटा कहलाता है। ये रॉ डेटा होता है और ये अनप्रोसेस्ड होता है, इसकी कोई मीनिंग सही से निकल नहीं रही होती, कोई स्पेसिफिक मीनिंग ये कैरी नहीं कर रहा होता। लेकिन वहीं मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन की, तो जब ऐसा बहुत सारा डेटा मिलता है तो उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाती है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि डेटा में क्या था। एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का नाम था जॉन और उसके मार्क्स आ रखे थे 85। ये तो डेटा था, क्योंकि इसमें नंबर्स थे, वर्ड्स थे, ठीक है, इन्हीं का कलेक्शन था हमारे पास। लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, अब उस अलग अलग डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया। जैसे कि जॉन एक स्टूडेंट है जिसने 85 स्कोर किए हैं, जिसने टॉप 10% की पोजीशन हासिल की है अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ, जॉन एक लड़का है जिसके 85 आए हैं, जो कि 10% टॉप में नाम शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। इसकी ना कोई मीनिंग होती है, इन्फॉर्मेशन की कोई स्पेसिफिक मीनिंग होती है, सारे डेटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें मीनिंगफुल चीज़ देता है। लेकिन जो डेटा होता है ना, वो रॉ डेटा होता है, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंसेस। ठीक है, अब बात करूं कि डेटा जब प्रोसेस होता है, जब बहुत सारे डेटा का कलेक्शन बनता है और उसको प्रोसेस किया जाता है, तो वो हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। वहीं पे कलेक्शन ऑफ नंबर्स डेटा कहलाता है और कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? जैसे एल्विश का सिस्टम है, कंप्यूटर एक सिस्टम है, वैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है, जहां पर कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट का, इन सब का कलेक्शन और कॉम्बिनेशन जो कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा शेयर करता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें यूजफुल डेटा को कलेक्ट किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जितना भी उसका यूजफुल डेटा होता है इस सिस्टम में रखती है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि CRM एक सॉफ्टवेयर है, ERP एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इनसे ना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको नॉलेज मिलती है, डेटा मिलता है कि कितनी सेल्स हुई है, कितने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, कितने लोगों ने ऑर्डर किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के सिस्टम को इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। और ये इसलिए यूज़ करती है, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है यूज़ करने का, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बहुत बढ़िया डिसीजन ले सके। इसलिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो इससे इन्फॉर्मेशन लेके अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपने सारे ऑपरेशंस को वेरी वेल तरीके से परफॉर्म कर सके और अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर सके। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी सेल करनी है या फिर मार्केटिंग करनी है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकालनी है, तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि अच्छा हमें कौन से टाइम मार्केटिंग सही रहेगा, किस टाइम सेल्स बहुत हाई जा रही है, किस समय सेल्स बहुत लो जा रही है, कब इस
तरीके को अपनाया जाए, कब मार्केटिंग की जाए, कब ऑफर्स निकाले जाएं, तो ये सब किससे पता लगता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कितना किया जाए, कब किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, ये सारा डेटा हमें किससे पता लगता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से। हमें अकाउंटिंग में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, कैलकुलेशंस करनी है, फाइनेंस कितना है इस वक्त, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ से रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ हम किससे पता लगा रहे हैं? हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से। जो समझ लो ना, बैंक है, एक तरह का बैंक है इंफॉर्मेशन का, जो हमें भर भर के इंफॉर्मेशन दे रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ये मिलकर काम कर रहे हैं और हमें लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। इसी सिस्टम को हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने नहीं हैं, कितने को पहले निकाला था, कितनी सैलरी ले रहे हैं, इन सब की जानकारी कौन देता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। तो ये है फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? बहुत इजीली और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, अब डेटाबेस जो है ना, वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। मतलब डेटा का कलेक्शन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर हो रखा है। इसी को हमने क्या बोला है? डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस का मतलब जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, स्टोर होके रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, उसको हमने बोला है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है? एक ऐसा कलेक्शन रिलेटेड डाटा का, इंफॉर्मेशन का, जो कि स्टोर्ड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसे ही हमने बोल दिया डेटाबेस। ठीक है, ये तो हुआ डेटाबेस, जो आप समझ गए यहाँ से। ठीक है, अब मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? देखो, जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज भी तो करेंगे। ठीक है, एनालाइज करने की बारी आई, डेटा को इफेक्टिवली हमने एनालाइज किया। ठीक है, फिर उसको स्टोर करके रखा प्रॉपरली मैनर में उसको स्टोर किया, फिर उसे मैनेज किया। इसी मैनेज करने को मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डेटा स्टोर हो रखा है उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इसी मैनेजमेंट को हम बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट, और इसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है वो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसको हम DBMS नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे डेटा को मैनेज करने का काम करता है। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब फंक्शंस पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो क्या क्या काम करता है। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका पहला फंक्शन होता है डेटाबेस स्कीमा। ये क्या होता है? ये ब्लूप्रिंट डिफाइन करता है जो भी हमारा डेटा है, उसके स्ट्रक्चर का, वो किस फॉर्म में रखा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर का जो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, वो कौन करता है? डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला फंक्शन क्या है? ब्लूप्रिंट तैयार करना। हाँ, डेटा के स्ट्रक्चर का, उसको डिफाइन करना ही डेटाबेस मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। दूसरा, डेटाबेस मैनिपुलेशन। डेटाबेस मैनिपुलेशन का मतलब डेटा को डेटाबेस में क्या करना? इंसर्ट करना। इंसर्ट के बाद अपडेट करना, अपडेट के बाद उसको डिलीट करना जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा काम है डेटाबेस मैनिपुलेशन, जिसमें क्या होता है? डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और अपडेट किया जाता है। फिर आता है इसका तीसरा फंक्शन क्या कहता है? डेटाबेस प्रोटेक्शन। डेटाबेस प्रोटेक्शन में क्या होता है? ये परमिशन डिफाइन करता है कि कितने लोग कैसे एक्सेस पा सकते हैं डेटा पर। यूज़र के लिए परमिशन डिफाइन कर दी कि कितने लोग इस पे एक्सेस पा सकते हैं। ये हुआ इसका तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन डेटाबेस रिकवरी। मतलब जितने भी बैकअप्स हैं हमारे, रेगुलर बैकअप्स या फिर जितनी भी हमने चीज़ों को रिस्टोर किया है, उन सब की रिकवरी ही करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चौथा फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है? देखो, अभी हमने बात किया था कि हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पे? डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है कि सारे डेटा का कलेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ये डिवाइस पर स्टोर होके रखता है। डेटा में हर तरीके का डेटा आ सकता है, हर तरीके का जितना भी डेटा उपलब्ध है उतना डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल की फॉर्म में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। उसमें हर तरीके के डेटा को किया जाता था, इसमें टेबल्स के फॉर्म में जो यूज होता है उस डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें जो डेटा
होता है वो रॉज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और उसमें हर तरीके का डेटा होता था, हर तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता था, हर तरीके के डेटा को मैनेज करता था। और ये किसको मैनेज करता है, हमारे टेबल में रखे हुए डेटा को, जो कि स्टोर है रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं। देखो, इन टेबल का जो यूनिक नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसकी रॉ को हम बोलते हैं ट्यूपल, ठीक है। और उसके कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था ना स्कीमा, ये ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर तैयार करता है उस डेटाबेस का, ठीक है। जो भी डेटा हमारे पास अब मौजूद है उसका ब्लूप्रिंट कौन निकालता है, ये निकालता है। फिर जो ये तो वो ब्लूप्रिंट, लेकिन जो एक्चुअल डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। और एक आता है इन सब पे निगरानी रखने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पूरे डेटाबेस को कंट्रोल रखता है, ओवरऑल कंट्रोल रखने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये तो हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइबर सिक्योरिटी। देखो, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, हम जो लोग हैं ना वो इतना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, हम इस दुनिया से ना जुड़ चुके हैं। और ऐसी दुनिया में क्राइम भी तो बढ़ेंगे। अब ऐसी दुनिया में क्राइम कैसे होते हैं, या तो हमारा डेटा चोरी हो जाता है, या फिर वायरस उस पर अटैक कर देता है, या हैकर हैक कर लेता है, या फिर हमारे साथ कोई भी गलत एक्टिविटी हो जाती है, फ्रॉड जिसको बोलते हैं, फ्रॉड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने जो सिक्योरिटी निकाली है, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रैक्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मदद से इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। फ्रॉड होने से बचा जा सकता है, हैकिंग से बचा जा सकता है, वायरस के अटैक से बचा जा सकता है, और डेटा के चोरी होने से भी बचा जा सकता है। ये इस तरीके की सिक्योरिटी होती है। मतलब ये पहले से ही डिटरमाइंस ऐसा सेट ऑफ टेक्निक्स है जिसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को, जितने भी प्रोग्राम्स हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस का डेटा है, उन सब को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बचाता है हमें, अटैक से, डैमेज से, और अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कि जिसका अधिकार नहीं है इस डेटा पे, उस वाले यूजर से जब हम डेटा को बचा रहे हैं, तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी का प्रिंसिपल कहता है वो कहता है कि डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखो। कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, अभी यहाँ पे मुझे एक बच्चा याद आ रहा है कि एक बच्चे का जो रील वायरल हुई थी जिसमें वो बोलता था मुझे केजरीवाल पसंद है। कॉन्फिडेंशियल मैटर है भाई, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जिस पे हर बात पे वो बोल रहा था, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राइवेट रखना चीज़ों को, ठीक है। अब प्राइवेट किससे रखते हैं, जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होती हैं, जिसका अधिकार नहीं है ऐसे डेटा पर, उन सब लोगों से जब हम प्राइवेट रखते हैं तो वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, चीज़ों को प्राइवेट रखने पे काम करती है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में क्या करते हैं हम, डेटा को मॉडिफाई करने से, कोई ऐसे यूज़र जिसका वो डेटा नहीं है तो वो मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए जो दूसरा प्रिंसिपल है वो काम में आता है इंटीग्रिटी का। डेटा बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। जैसे कि बैंक में जितने भी यूजर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट होने से जब हम बचाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखते हैं, जैसे भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई नहीं होने देते, डिलीट नहीं होने देते, वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है, इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, तीसरा प्रिंसिपल है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब पहुंच, एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना साइबर सिक्योरिटी का तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सेस भी दिलाओ भाई डेटा पे। जैसे कि अगर सपोज कि आपकी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप रिटेल के बिजनेस में काम करते हो और सेल करते हो, ऑनलाइन सेल करते हो, तो ऐसे टाइम पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपकी वेबसाइट पे कोई एक्सेस ही ना मार सके। ऐसे के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यूजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए ऐसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आपकी वेबसाइट पे आके जब चाहे जो मर्जी चाहे देख सके, जा सके, और जितना भी उनका डेटा है वो भी सिक्योर रह सके। तो साइबर सिक्योरिटी के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आईटी सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी सिक्योरिटी दोनों ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईटी सिक्योरिटी क्या होता है, देखो जैसे कि अभी हमने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा और वैसे ही आईटी सिक्योरिटी, ये ना बहुत मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। कह लो कि सेम ही है लेकिन थोड़े बहुत इनमें अंतर है। थोड़े बहुत अंतर क्या है, आईटी सिक्योरिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, इसमें भी चीज़ों को प्रोटेक्ट ही किया जा रहा है। इसमें
इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वहाँ पे जब साइबर सिक्योरिटी थी उसमें हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे फ्रॉड होने से बचा रहे थे, डेटा चोरी होने से बचा रहे थे, इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस था। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनल एसेट है, जो उनकी प्राइवेट जानकारियाँ हैं, प्राइवेट सिस्टम्स हैं, उनके डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस, और उनका जो डेटा है उनको प्रोटेक्ट किससे रखा जा सकता है, आईटी सिक्योरिटी से रखा जा सकता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके आईटी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रैक्टिस है, उसे हमने आईटी सिक्योरिटी बोला है। ये किससे बचा रहे हैं, ये भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा रहे हैं। कोई ऐसा यूजर जिस पे उसका कोई हक नहीं है, उससे जब बचाया जाता है तो उसे बोलते हैं आईटी सिक्योरिटी। इसका रोल क्या है आईटी सिक्योरिटी का, इसका एक ही रोल है, डिजिटल सिस्टम ऑफ अ कंपनी को प्रोटेक्ट करके रखना। एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे वो बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करती है, नेटवर्क का यूज़ करती है, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना पा सके। ठीक है, इसके भी 3 प्रिंसिपल होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी। जो मैंने अभी पीछे समझाया बिल्कुल सेम ही है, इसके 3 प्रिंसिपल भी 3 चीज़ों पे काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंटरनेट की। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, एक था वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क क्या कहता था, ऐसा नेटवर्क जो हर जगह फैला हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं और डेटा को शेयर कर रहे हैं, फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा नेटवर्क को हम बोलते थे वैन नेटवर्क। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल था इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को हमने इंटरकनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नेटवर्क को हमने आपस में जोड़ रखा है, जो कि प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं, वो रूल्स होते हैं, जो भी हम एक तरह से ना ऑर्डर समझ लो कि हमने कंप्यूटर को जो ऑर्डर दिया, जो उनके रूल्स हैं, जो उनको फॉलो करने हैं। जैसे स्कूल में बच्चे को अच्छी और साफ सुथरी ड्रेस पहन के आनी है, उससे नाखून काट के आने हैं, वैसे ही रूल्स हैं उसके लिए, उसे 8 बजे आना ही आना है स्कूल। वैसे ही कंप्यूटर के लिए भी कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, जिन पर वो काम कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि आपस में पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। इंटरनेट से हमें क्या क्या फायदा हो रहा है। देखो, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में हम चाहे कितनी भी दूर हो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, आपस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो कितने सारे ऐप आ गए हैं, एप्लीकेशन, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ऐसे व्हाट्सअप हो गया। हम कितना भी दूर बैठा हुआ इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट क्या है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। आजकल कुछ भी सर्च करो, इतनी सारी जानकारी आ जाएगी, इतनी सारी वेबसाइट खुल के आ जाएंगी आपके पास, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, अवेलेबल राउंड द क्लॉक। इसका मतलब है इंटरनेट की जो सुविधा है वो 24/7 है, हर समय हमें मिलती है, उसके यूजर को हर समय ये सर्विस दी जाती है। ये फायदा है इंटरनेट का। हम कहीं भी, किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस से उस पर एक्सेस पा सकते हैं और जानकारी निकाल सकते हैं। अदर सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, या फिर पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इन सब के लिए इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, ई कॉमर्स की बात करूँ तो ई कॉमर्स के लिए भी इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म पर जब हम आएंगे, शॉपिंग जब हम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तभी हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं इंटरनेट की वजह से। ये थे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो प्रोटोकॉल्स अभी मैंने बताया, ऐसे प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स जो डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारी गाइडलाइंस को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करता है डिवाइसेस के बीच में, तो इस वाले प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। फिर आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी डिवाइसेस के थ्रू यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिर जितना भी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो क्या होती है, पैकेट में जाके कहाँ पहुँच जाती है, डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है, जहाँ पर हम उसको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, देखो ट्रांसफ़र, यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेट में वो एक यूनिक एड्रेस दे रहा है, उसके बाद वो उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है, उसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र आपने देखा होगा, आपके फ़ोन में क्रोम होते हैं, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, ठीक है, ये सारे ब्राउज़र्स को वेब ब्राउज़र बोलते हैं, जहाँ पे हमें
ढेर सारी वेबसाइट पर एक्सेस मिलती है। जब भी हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र बोलते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिससे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे एक्सेस पा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें ये ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं। ये एक सहारा है, रास्ता है, जिसकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस को ये हमारे सामने खोल के रख देते हैं, वेबसाइट्स को खोल के रख देते हैं। ये हाइपर लिंक्स को सपोर्ट करते हैं। हाइपर लिंक HTTP आपने देखा होगा, किसी भी लिंक के आगे लगा होता है, तो ये हाइपर लिंक्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, UC ब्राउज़र। अब बात करते हैं www की। तो देखो, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस पे जा रहे हैं और एक्सेस पा रहे हैं। लेकिन जो www है वो है हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है जो हर तरफ फैला हुआ है। ये पूरा सिस्टम है, इसकी मदद से हम दुनिया में पड़ी किसी भी जानकारी पर एक्सेस कर सकते हैं। ये हुआ www। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा इंटरनेट। ठीक है, और वेब ब्राउज़र एक छोटा सा एप्लीकेशन है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब भी ना पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करूँ URL की। URL क्या होता है, एक लिंक, जो भी लिंक होता है ना, जैसे मैम टेलीग्राम का लिंक दे दो, तो जो मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ वो क्या है, URL है। वो जो लिंक होता है ignu.ac.in, ये सब क्या है, URL है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिक मनी के बारे में। प्लास्टिक मनी क्या है, प्लास्टिक मनी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मनी कैसी है, प्लास्टिक की। ठीक है, प्लास्टिक की मनी कैसे हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड तो देखे ही होंगे, ये किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से, और साथ ही साथ इनमें थोड़ी बहुत मेटल भी होती है। ठीक है, तो ऐसे पेमेंट के मेथड जो कि हम कार्ड के थ्रू करते हैं, प्लास्टिक कार्ड के थ्रू करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। जिससे हम अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, हमें कैश की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारी प्लास्टिक मनी। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करो इसके यूज़ की, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। अगर हमें ग्रॉसरीज परचेज करनी हो तो भी प्लास्टिक मनी चलती है, फ्यूल स्टेशन पे भी प्लास्टिक मनी चलती है, रेस्टोरेंट में पे करना हो तो भी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन की, फ्लाइट्स की टिकट अगर हमें खरीदनी हो, बस की टिकट खरीदनी हो, इन सब में ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं प्लास्टिक मनी के। पूरी किताब भरी पड़ी है एक पन्ने से। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी के बहुत सारे यूजेस हैं। अब इसके बात करते हैं एडवांटेज की। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो इसका पहला एडवांटेज है कन्वीनियंस। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है, इसमें हमें हर टाइम अपने पास कैश रखने की चिक चिक नहीं होती, खुला नहीं है, बंधे हुए हैं, इन सब की झंझट ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है हमारे लिए, हमें जब चाहे जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंस हो गई यूज़र के लिए। और इसमें हमें रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कभी कभी कोई भी पेमेंट मेथड हम यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप का यूज़ करते हैं तो हमें कैशबैक मिल जाता है, साथ ही साथ ट्रैवल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये हो गया। तीसरा ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ग्लोबल एक्सेप्टेंस में क्या है कि इसको ग्लोबली पहचान मिल चुकी है, हर कोई इसके बारे में अब जानने लगा है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है ये। तो अगर हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी करनी है तो भी हम कर सकते हैं। ये क्या करती है, हमारी पेमेंट मेथड को सिक्योरिटी देती है। पिन होती है, पिन के थ्रू हमारी जो पेमेंट है वो सिक्योर रहती है। ठीक है, एक बार को तो कैश गिर भी जाएगा, कोई भी उठा लेगा, लेकिन क्या डेबिट कार्ड की पिन विन किसी को पता चल पाती है, नहीं चल पाती। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारी पेमेंट मेथड को, और जितनी भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी ये रखती है। तो ये सारे किसके फ़ायदे हैं, प्लास्टिक मनी के फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं ई पेमेंट की। ई पेमेंट क्या है, ई पेमेंट जो है ना वो मेथड है, मेथड है, क्या है, मेथड। पेमेंट करने का मेथड ही क्या है, ई पेमेंट। ई पेमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, जैसे कि पेइंग बिल्स। ठीक है, इसमें हम कैश का यूज़ नहीं कर रहे, ऑनलाइन चीज़ों को पे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये हो गया ई पेमेंट। वहीं पर बात करूं मोबाइल वॉलेट की, तो मोबाइल वॉलेट क्या है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एप्लीकेशंस है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस है। ऊपर वाला मेथड था, नीचे वाले एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हैं जिसकी मदद से हम पेमेंट मेथड करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मोबाइल वॉलेट। अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, जो कि अलाउ करता है यूज़र को अपने डॉक्यूमेंट को तुम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि फॉर्मेटिंग करना, फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारी एडिटिंग आप इसमें कर सकते हो। और फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है यूज़र को अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने को, एडिट करने को, सेव करने को, प्रिंट करने को, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में और डेवलप करने में हेल्प करता है विथ लॉट्स ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स देता है, फॉन्ट का, कलर का, अलाइनमेंट का, बुलेट्स का, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, गूगल डॉक्स, ये किसके एग्जाम्पल है? वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें इसके फीचर की तो ये चीज़ों में फॉर्मेटिंग करने में मदद करता है, जैसे कि हमें फॉर्मेट करना है, फॉन्ट बदलना है, साइज़ बदलना है, तो इन सब के लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग हेल्पफुल रहता है। इंसर्ट एलिमेंट, कोई भी पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी हमें इंसर्ट करना हो, कोई भी शेप इंसर्ट करनी हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू हम लाइंस के बीच में स्पेस भी दे सकते हैं कि अगर हमें स्पेस की मात्रा कम लग रही है तो स्पेस भी दे दिया। मर्ज कर सकते हैं मेल्स को, दो मेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, टेबल्स भी बना सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज में ये वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? अनेक गुणों वाला। ये वर्ड प्रोसेसिंग से हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। कोई हमें बिजनेस की फाइल बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, स्कूल का कोई होमवर्क करना है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो अनेक गुणों वाला है। वर्ड प्रोसेसिंग से हम बहुत सारे वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना, स्टोर करना की फैसिलिटी हमें देती है। हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और बाद में अगर हमें प्रिंट निकलवाना है तो हम प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये मल्टीमीडिया होती है। मल्टीमीडिया मतलब यहाँ पे हमें टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स सब कुछ मिल जाता है। ये हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे लॉक की सिक्योरिटी भी देती है कि हमारे डेटा को कोई छेड़छाड़ ना करे, ठीक है, और कोई भी एडिटिंग ना कर पाए, ऐसी सिक्योरिटीज़ भी ये हमें देती हैं। ये साथ ही साथ फ्लैक्सीबल होती हैं। अब जो भी यूज़र है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज भी कर सकता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकता है जो भी वो बनाना चाहता है उसको। तो ये थे एडवांटेज। अब बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल क्या है, वेरियस टाइप्स क्या है। तो वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, वर्ड सारी किसके टाइप्स होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के टाइप होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो वो किसका पार्ट है? वर्ड प्रोसेसिंग का। तो वर्ड प्रोसेसिंग में जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं, एडवांटेज लिखे हैं ना, वो सब इसके अंदर आएंगे। एमएस वर्ड में भी हम यही सब करते हैं। तो अगर आपको फीचर, एडवांटेज कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब आता है हमारा कि एक फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, एक नए डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद जिस भी फोल्डर में हमने एमएस वर्ड रखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होते हैं आपके टैब्स। ठीक है, टैब्स होने के बाद ये जब आप जाओगे फाइल में होगा न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आ जाता है आपके ये वाला पेज। फिर उस पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाओगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट कर लोगे तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जितना भी लिखना है, जितनी भी एडिटिंग करनी है, कॉपी कट पेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें फिर मौजूद होती हैं। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इनके खुद के अपने अपने बहुत सारे फीचर हैं। अगर बात करें हम होम टैब्स के बारे में, तो हमने कुछ भी यहाँ पे अपना लिख लिया, उसके बाद लिखने के बाद क्या हुआ, हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी लाइन को हमें काटना हो इससे काट सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं? सब और सुपरस्क्रिप्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर जैसे कि मैंने लिखा टेंथ लिखा मैंने, तो टेंथ को TH को अगर हमें नीचे करना है तो उसके लिए हम ये वाला बटन दबा देंगे। अगर इसको TH को ऊपर करना है तो हम इसको ऊपर वाला बटन दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कोई भी कलर देना है, यहाँ बैकग्राउंड में इसका यूज़ कर सकते हैं। साइज़ को छोटा बड़ा करना है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए कैसे अलाइनमेंट होनी चाहिए, बीच में होना चाहिए, या फिर यहाँ से शुरू होना चाहिए, या फिर यहाँ से शुरू होना चाहिए, ये बुलेट्स होते हैं। ठीक है, हम ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हमारे होम टैब में। फिर आता है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में देखो, मुझे इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसर्ट टैब में हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जितनी भी पिक्चर्स हैं हमारे फोल्डर में उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसी कवर पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक मैटर हमने लिख दिया, यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, उसे दूसरे पेज पर करना है तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर इंसर्ट में होते हैं, डिज़ाइन में होते हैं, लेआउट्स में भी होते हैं। फिर एक यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस का। हम जैसे कि हमने पूरा लिख लिया, पूरा लिखने के बाद हमें कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है तो फाइंड वाले फीचर पे जाएंगे और लिखेंगे। जैसे हमें इग्नू फाइंड करना है, इग्नू हमने फाइंड किया, और अगर उसे किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, जैसे कि हमें उसे यूनिवर्सिटी के साथ रिप्लेस करना है तो यूनिवर्सिटी लिख देंगे। तो जितना भी हमारे उसमें इग्नू होगा ना वो यूनिवर्सिटी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यही थे लास्ट के 3 चैप्टर में। अब बात करते हैं, यही थी आखिरी की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें प्लीज़। बाय बाय।